कभी कभी लगता है कि शायद हम पुराने समय को कुछ ज्यादा ही पिछड़ा हुआ मानते हैं। मतलब हम और हमारी ये नई पीढ़ी अक्सर यही सोचती है कि 1000 साल पहले या 900 साल पहले या 500 साल पहले क्या ही एडवांस रहा होगा। मतलब सब कुछ पिछड़ा हुआ। पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स, कुछ यात्रियों की ऐसी लिखी हुई बातें और कुछ खंडहर जो एक अलग सा सवाल खड़ा करते हैं। अगर ये सब सच है तो हमें जो भी चीजें बताई गई हैं या जो भी चीजें समझाई गई, क्या वो अधूरी है? क्या उनमें कुछ छिपाया हुआ है या कुछ हमें बताया नहीं गया है? तो चलिए धीरे धीरे समझते हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में जो जुड़े हुए हैं हमारी एक ऐसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी से, जिसे आज से करीब 1000 साल पहले एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ही माना जाता था। ये यूनिवर्सिटी कोई और नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो कि ना कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या था जो हमें नहीं बताया गया। नालंदा एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ज्ञान का साम्राज्य कही जाती थी। वहां रखी किताबें जो दुनिया की ऐसी मशहूर किताबें थी जिन्हें पढ़ने के बाद आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता बल्कि एक नया विचार मिलता। अगर हम विचार करें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमें पता है, पर नालंदा के बारे में हमें क्यों नहीं पता? आखिर क्यों ये यूनिवर्सिटी हमारे स्कूल की किताब की एक छोटे से पैराग्राफ की लाइंस में सिमट कर रह गई? क्यों ये विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी हमें कुछ आधा अधूरा सच बताती हुई सी लगती है? इसके पीछे क्या तथ्य थे? आज हम जानेंगे इन तथ्यों के बारे में। अगर आप दिमागदार हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी किसी छोटे से गुरुकुल के लिए तो बनी नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि नालंदा में पढ़ने वालों की संख्या सामान्य नहीं रही होगी और जो सोर्सेज मिलते हैं वो हमें अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। नालंदा की बात करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन सुनने को मिलती है, क्या कि वहां पर 90 लाख किताबें थी। अब यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। सच ये है कि कोई भी हिस्टोरियन आज कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि क्या सच में वहां पर 90 लाख किताबें ही मौजूद थी। लेकिन इतना भी सच है कि नालंदा की लाइब्रेरी सामान्य तो नहीं थी। चीन से आए कुछ यात्री जैसे युआन चांग और ली जिन, दोनों ने लिखा है कि यहाँ ग्रंथों का ऐसा बड़ा भंडार मिला था कि उसे एक जगह समेटना तो बहुत ही मुश्किल था। लाइब्रेरी को उस समय धर्मगंज कहा जाता था और इसके 3 हिस्सों का जिक्र मिलता है, जिन्हें रत्न सागर, रत्न रिंधी और रत्न रंजक नाम से जाना जाता है। पर यह जगह सिर्फ किताब रखने की नहीं बल्कि ज्ञान सहेजने की। उस समय जब लाइब्रेरी में आग लगी थी तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो शायद किताबों का नहीं था, बल्कि वो सबसे बड़ा नुकसान था वो सवाल, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो एडवाइस, वो बहसें जो आगे आने वाली पीढ़ियां कर सकती थी। पर अफसोस अब वो नहीं कर पाई और ना ही कर सकती है। और यही से समझ आता है कि नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ज्ञान का एक चलता फिरता ज्ञान तंत्र था। फैक्ट नंबर 2, स्टूडेंट्स एंड ग्लोबल कैंपस। अब जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप 1000 साल पीछे चले गए, जहां पर आपके पास ना ही तो किसी तरह की कोई इंटरनेट की सुविधा है, ना ही किसी तरह की कोई फ्लाइट्स है और ना ही वीजास है। फिर भी कुछ लोग चीन से, कुछ तिब्बत से, कुछ कोरिया से और कुछ जापान से हजारों लाखों किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ एक जगह पहुंचते थे। सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स एक जगह पर इकट्ठा होते थे? तो सबसे बड़ा यहाँ पर आंसर है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। यात्रियों के लिखे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नालंदा में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे। कहीं 5000 का जिक्र है तो कहीं 8 से 10,000 तक का अंदाजा लगाया जाता है। एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास आज भी नहीं है,
लेकिन इतना तो तय है कि ये सिर्फ स्थानीय पाठशाला नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान के लिए दुनिया चलकर आती थी। आज हम इसे भले ही ग्लोबल कैंपस कहते हैं, उस समय इसे बस नालंदा कहा जाता था। लेकिन इतने अलग अलग देशों के छात्र एक जगह क्यों टिके रहते थे? इसका जवाब स्टूडेंट्स में नहीं है, बल्कि टीचर्स में छिपा है। फैक्ट नंबर 3, टीचर्स एंड रिसर्च कल्चर। नालंदा में उस समय आचार्य बनना आसान नहीं था। यहाँ टीचर वो नहीं होता था जो बस किताब पढ़ा दे, जैसा कि आजकल कई यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में होता है। आचार्य वह नहीं बन सकता था जो सिर्फ आपके जवाबों को झेल सके या आपके सवालों को झेल सके, बल्कि आचार्य वो बन सकता था जो आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर वे में आपको समझा सके, डिबेट कर सके, इनफैक्ट डिबेट में टिक सके और अपनी बात तर्क से साबित कर सके। जो भी यात्री अभी तक के लेखों को बता रहे थे, उनके अनुसार यहाँ सैकड़ों हजारों आचार्य थे। कोई एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि ये लोग सिर्फ शिक्षक नहीं थे, बल्कि रिसर्चर्स भी थे। यहाँ पढ़ाई एक तरफा नहीं होती थी। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी तरह का कोई क्वेश्चन करता था, तो आचार्य सिर्फ जवाब नहीं देता था, बल्कि पूरा उस जवाब पर डिबेट करता था। अगर आपका तर्क कमजोर पड़ा, तो आचार्य को भी अपनी बात बदलनी पड़ती थी। तो आज हम जिसे रिसर्च कल्चर कहते हैं, नालंदा में वो जीने का तरीका था। यही वजह है कि नालंदा से निकला ज्ञान एक किताब बनकर नहीं रुक सका। वो चीन पहुंचा, तिब्बत पहुंचा और पूरे एशिया में नई सोच बनकर फैला। और शायद इसी वजह से नालंदा डर पैदा करता था, क्योंकि सत्ता को हथियार से नहीं, बल्कि एक नई सोच से डर लगता था। और उस समय के जितने भी स्टूडेंट थे, उनके अंदर वो नई सोच पैदा करने का सारा जिम्मा नालंदा पर था। फैक्ट नंबर 4, एंट्री एग्जाम एंड सिलेक्शन। जैसा कि आज के टाइम में होता है, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एक जगह पर पहुंचने के लिए एंट्री एग्जाम देना पड़ता है, देन उसका सिलेक्शन होता है। इसी तरह से नालंदा में जाने के लिए अगर लोग सोचते हैं कि बस गए और एंट्री हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पर भी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए बहुत ज्यादा ही टफ एग्जाम्स देने होते थे, बल्कि वो एग्जाम्स ऐसे नहीं थे जैसे आज के टाइम में होते हैं। नालंदा का जो भी एंट्री एग्जाम होता था, वो गेट के अंदर नहीं, बल्कि गेट पर ही फिक्स हो जाता था। यात्रियों के अनुसार नालंदा के एंट्रेंस पर खुद बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठा करते थे, और जो भी वहां पढ़ने की इच्छा लेकर आता था, सबसे पहले उससे कुछ सवाल किए जाते थे, जो कि लॉजिक से रिलेटेड होते थे या लैंग्वेज से रिलेटेड होते थे, और इनफैक्ट डिबेट के बिहाफ पर उसे एंट्री मिलती थी। अगर आप अपने विचार साफ तरीके से नहीं रख पाए, तो अंदर जाने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। कई रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही रुक जाते थे। आज हम जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं, नालंदा में वो बातचीत और बहस के रूप में होता था, और जो इस दरवाजे को पार कर लेता था, उसके लिए नालंदा सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती थी, बल्कि उसके भविष्य के ताले को खोलने वाली चाबी बन जाती थी। 5, रेजिडेंशियल लाइफ। जैसा कि आज की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में होता है, कॉलेजेस के साथ आपको हॉस्टल भी मिलता है, जिसमें आप रहते हो, यानी रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ एक साथ। तो सेम यही व्यवस्था उस टाइम पर नालंदा में भी थी, क्योंकि जरूरी था स्टूडेंट्स का एक साथ रहना। क्लास खत्म होते ही पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती थी, बल्कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या आंसर हैं, उस पर बहसें चलती थी, मतलब डिबेट्स होते थे रात में, खाने के बाद, चलते चलते। यानी ज्ञान को जीवन से अलग नहीं रखा गया था। आज की भाषा में कहें तो नालंदा एक कैंपस नहीं था, बल्कि एक लिविंग इकोसिस्टम था।
फैक्ट नंबर 6, मैसिव कैंपस। नालंदा का कैंपस 1500 इंटू 800 मीटर्स में फैला हुआ था, जिसमें 8 बड़े हॉल, 300 लेक्चर रूम्स, 10 मंदिर, 3 लाइब्रेरीज, विशाल स्टूडेंट हॉस्टल्स और साथ ही एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग और फायर प्रूफ स्टोरेज थे। 1000 साल पहले आप सोच सकते हैं टेक्नोलॉजी में भी ये मॉडर्न यूनिवर्सिटी से आगे था। नंबर 7, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। बात यहाँ सिर्फ इमारत के जलने की नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन के जलने की है। 12वीं सदी भारत के इतिहास का ऐसा मोड़ जहाँ तलवार सिर्फ इंसानों पर नहीं चली, बल्कि ज्ञान पर भी चली, और आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। इतिहास में लिखा है कि जब वह नालंदा पहुंचा तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। बिना हथियार के हजारों भिक्षु, किताबों से भरे विशाल भवन और लोग जो दिन रात सिर्फ पढ़ते लिखते और डिस्कशन ही करते रहते थे। उसके लिए यह सब कुछ संदिग्ध था। खिलजी को बताया गया था कि नालंदा में ऐसी किताबें हैं जो जादू और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ी है, और इसीलिए उसने नालंदा के डिस्ट्रक्शन के बारे में डिसीजन लिया। क्योंकि कहा जाता है ना कि तर्क हमेशा अज्ञान को सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन असल सच्चाई यह थी कि नालंदा में जो भी पढ़ाया जाता था वो लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, डिबेट और रीजनिंग से रिलेटेड था। तो सोचिए, वहां जो आग लगाई गई वो महीनों तक क्यों चली? क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत के भविष्य को जला रही थी। और असली नुकसान क्या सिर्फ एक इमारत के जलने का था? नहीं, जो जल गया वो था रेयर साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, मेडिसिनल फॉर्मूलाज, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, फिलोसॉफिकल डिबेट्स और संस्कृत और पाली में लिखा वो ज्ञान जो आज कहीं और मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि आज हम सिर्फ कहते हैं कि भारत में ज्ञान था, लेकिन पूरा ज्ञान दिखा नहीं पाते। फैक्ट नंबर 8, दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नालंदा को सिर्फ ओल्ड यूनिवर्सिटी यानी पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई सिर्फ भारत तक के लिए सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर जो छात्र आते थे वो दुनिया भर से होते थे, जिनमें चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, मंगोलिया, फारस, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ तक कि दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स एक्सचेंज जैसी फैसिलिटी जो आज से 1000 साल पहले थी वो नालंदा से ही आई थी। यानी ये जो रियलिटी सिस्टम है, जिसे आप कहते हो ना कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं या फिर हम यहाँ से किसी और देश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ये फैसिलिटी आज की नहीं है, बल्कि ये 1000 साल पहले से रिलेटेड है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती थी? नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही नालंदा में था, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल, फ्री फूड, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड। यानी अगर आप इंटेलिजेंट थे तो पैसा कभी ऑब्स्टिकल नहीं बनता, बल्कि आज की भाषा में कहें तो मेरिट बेस्ड फुली फंडेड एजुकेशन सिस्टम आपके लिए था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी यहाँ पर क्लासेस होती थी जो कि संस्कृत और पाली में होती थी, लेकिन टीचर्स जो थे वो मल्टीलिंगुअल यानी बहुत सी भाषाओं को जानते थे, इसलिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आसान थी। युआन चांग खुद 17 साल तक नालंदा में रहा। पहले उसने पढ़ाई की, फिर उसने पढ़ाया और हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स चीन ले गया। अब जरा सा सोचिए, आज अगर चाइना के पास इंडियन फिलॉसफी के रिकॉर्ड्स हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ नालंदा है। नालंदा में क्वेश्चंस पूछना एनकरेजमेंट माना जाता था। टीचर्स से असहमति यानी उनका डिसएग्री होना मंजूर था। ओपन डिबेट्स होते थे, नई थ्योरीज बनती थी। यही रीजन है कि नालंदा सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, बल्कि एक रिसर्च यूनिवर्सिटी थी। अब बात करें ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो क्या आपको अब नहीं लगता कि नालंदा ने जो ज्ञान बांटा है उसी के बिहाफ पर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज
अपने ज्ञान को फैलाने का काम कर रही है। मतलब भारत जो पहले से ऑलरेडी चला रहा था, वही ज्ञान और वही सारी सीख दुनिया को जो सिखा रहा था, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने बाद में फैलाना शुरू किया। तभी तो नालंदा के पास वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम था। जिस देश ने दुनिया को सोचने का तरीका सिखाया, मतलब हमारे भारत देश ने, जिसने तर्क सिखाया और जिसने ज्ञान बांटा, सोचिए आज वही देश अपने ही अतीत से अनजान है। तो अगर सारे फैक्ट्स को जोड़कर देखा जाए तो नालंदा कोई फेरी टेल नहीं था और ना ही कोई परफेक्ट दुनिया। हाँ, नंबर पर बहस हो सकती है कि कितने छात्र थे, कितनी किताबें थी, आप कितने दिन तक लिए, लेकिन एक बात पर बहस नहीं है, नालंदा एक ऐसा स्थान जहाँ ज्ञान को रोका नहीं जा सकता था, जहाँ सवाल पूछना अपराध नहीं था और जहाँ अलग अलग सोच एक ही छत के नीचे जी जा सकती थी। दूर दूर से लोग सिर्फ इसलिए चलते आए क्योंकि यहाँ सोचने की आजादी थी। यहाँ एजुकेशन डिग्री के लिए नहीं थी, बल्कि समझ के लिए थी। टीचर्स सत्ता के प्रतिनिधि नहीं थे, वो खुद सीखने वाले लोग थे। स्टूडेंट्स उपभोक्ता नहीं थे, वो ज्ञान के हिस्सेदार थे। और शायद यही बात किसी को डराने के लिए काफी थी। जब नालंदा जला तो सिर्फ इमारतें नहीं टूटी, एक पूरा सिस्टम ही टूट गया, जहाँ ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी शांत तरीके से आगे बढ़ता था। आज हमारे पास ज्यादा किताबें हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या हमारे पास वो पेशेंस है जो नालंदा की बहस में था? क्या हमारे पास वो खुलापन है जो वहां सवालों को मिलता था? शायद यही सवाल हमारे पास आज बाकी रह गया है कि नालंदा कितना महान था। सवाल ये भी है कि अगर आज भी कोई नालंदा जैसा स्थान बने, जहाँ सवाल सत्ता से बड़े हों, जहाँ बहस डर से मुक्त हो और जहाँ ज्ञान प्रॉफिट से ऊपर रखा जाए, तो क्या हम उसे बचा पाएंगे? या इस बार भी सब कुछ जलने के बाद हम इतिहास को दोष देंगे? क्योंकि नालंदा की असल सीख खंडहरों में नहीं है, वो हमारे सोचने के तरीके में छुपी है।